गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। वैसे हर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं होती जिस तरह के सानेहात हो रहे हैं, और हमने देखा है कि कुछ वाक़यात, कुछ सानेहात ऐसे होते हैं कि जो आपकी रूह को हिला कर रख देते हैं, आपके ज़मीर को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा ही एक अंदोहनाक वाक़या आया तारिकीन वतन के साथ, जो कि यूनान में थे। कश्ती जो थी वो गैर कानूनी तौर पर ये वतन पार कर रहे थे, अपना समंदर में थे, और कश्ती डूबने से तकरीबन 500 के करीब अफराद जो हैं वो अब तक जो है ना जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से बेशतर लापता हैं। पाकिस्तानियों के हवाले से 298 के करीब पाकिस्तानी हैं कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं, डूब चुके हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है समंदर पार हो रहे थे। और इस वक्त अगर बात करें तो ये वो नौजवान हैं जो अपने सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से बाहर की जानिब जा रहे थे, दूसरे ममालिक में जा रहे थे। इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाक़यात, ऐसे सानेहात होते रहे हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मत की जाती है, इजहार अफसोस किया जाता है। जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने योम सोग का ऐलान किया है, आज कौमी परचम सरनिगू रहेगा। जो ये गैर कानूनी जो एजेंट हैं, जो इस तरह इन लोगों को लेकर जाते हैं, उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन भी किया गया। ऑब्वियसली क्रैकडाउन अभी किया जा रहा है। इस हवाले से एक तरफ तो ये सानिया हम पर गुजरा है, क़यामत हम पे गुजरी है, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी साने के मोहताज होते हैं कि कोई सानिया हो, कोई ऐसा वाक़या पेश आए, कोई इंसानी जानों का ज़िया हो, उसके बाद हम होश के नाखून लेते हैं। इससे पहले भी हम बारहा रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस तरह के इंसानी स्मगलर्स जो कि गैर कानूनी रास्तों से चंद पैसे लेकर और उसके बाद लेकर जाते हैं उनको दूसरे ममालिक में। अच्छा, रास्ते की मुशक्क़तें अलग, फिर किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में जाकर जब आप जाते हैं वहाँ की मुशक्क़तें अलग, जब आपके पास कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, आप क्लेम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ की बदतर ज़िंदगी अलग है। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद क्रैकडाउन किया जाए। मुल्क भर में जो भी इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस है, इसके साथ एयरपोर्ट से जो इस साने में मुलविस था, वो तमाम एजेंट्स जिन्होंने इनसे पैसे पकड़े थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जितने भी लोग हैं ये सब आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते थे, खोयरट्टा सेक्टर से, वहां से काफी ज्यादा लोग, और एक ही खानदान के 113 अफराद आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी 113 कश्मीरी इस सानहे में जो है ना जाँ बहक हुए हैं। उनमें से कुछ का ताल्लुक फिर गुजरात से है, गुजरात के भी बेशुमार नौजवान हैं, फिर गुजरावाला से हैं। अच्छा, ये जो इंसानी स्मगलर्स होते हैं, ये लेकर जाना खाली किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता, ये पूरा एक माफिया है। और उसके अंदर आप देखें कि इन तमाम तर मामलात की रोकथाम के लिए बेशतर बारहा हमने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी FIA कहाँ पर मौजूद है। FIA क्यों हम लोग मुंतज़िर होते हैं किसी सानहे के, जब सानहा हो जाता है उसके बाद हम होश में आते हैं। ठीक है, आप मजम्मतें करें, आप योम सोग मनाएं, आप कौमी परचम सरनिगू करें, लेकिन इनको नकेल कौन डालेगा? इन माफियाज को कितने माँ बाप के प्यारे जो अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए, अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए जो वहाँ पर गए थे, और हुआ क्या उसके बाद? कितने घरों के सुहाग उजड़े हैं, कितने माँ बाप के प्यारे ये नौजवान बच्चे, उनके घर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोहराम होगा। अच्छा, ये क्या पाकिस्तान शोक का उनके अंदर माहौल होगा उनके घरों में। और मैं ये बता रही थी कि एक खानदान के 12 अफराद जब चले गए, और फिर उस ख़ानदान पे क्या गुजरी होगी। फिर ये बात समझ नहीं आती कि वो ये जिम्मेदारी कहकर अपने कंधों से उठाती है कि पाकिस्तान से तो नहीं गए ना, ये तो आगे यूनान गए हैं, ये टर्की का वीज़ा लगाते हैं, यूनान का वीज़ा लगाते हैं, वीज़ा लगा के उसके बाद आगे जाते हैं। तो जो वीज़ा लगा के दे रहे हैं उन ट्रैवल एजेंट्स की हिस्ट्री तो आप पहले देखें कि ये कोई इल्लीगल कामों में मुलविस तो है नहीं, मतलब इनका पूरा क्रैकडाउन, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, और उसके बाद ऐसे जगहों को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए है। अब तो यहाँ पर हर कोई ट्रैवल एजेंट बना हुआ है और गैर कानूनी तरीके से आपको लेके जाता है। इनके ऑफिसेज मौजूद होते हैं, इनके दफातर में आप जाएं तो वो कहते हैं कि आप इतने पैसे दें, आपका काम हो जाएगा, 2 दिनों में आपका बच्चा जो है बैरून मुल्क पहुंच जाएगा। ये कोई ढका छुपा काम तो है नहीं है, ये हमारे ही मुआशरे के लोग होते हैं, मार्केट्स के अंदर इनके दफातर होते हैं। लेकिन
इससे बारहा पहले भी हम इस बात पर बड़ी बहस कर चुके हैं। आपको याद होगा पहले हमने एक टॉपिक किया भी था जिसमें विमेन क्रिकेटर एक लड़की थी जो जिनकी 7 माह की बेटी थी और वो उनको छोड़कर बैरून मुल्क किसी तरह से गई थी और हलाक हो गई थी। कोयटा से उनका ताल्लुक था और वो इसी तरह पानी में, तब भी हमने इस पर बात की थी। लेकिन सवाल वही है, बात फिर है, जब तक मीडिया पर खबरें रहती हैं, की जाती हैं, इजहार अफसोस किया जाता है, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की जाती है, लेकिन इस माफिया को जो तमाम तर मामलात में मुलव्विस है, जो इसका जिम्मेदार है, उस पर हाथ नहीं डाला जाता है और उसके बाद फिर वही मामला चलते रहते हैं। अभी मीडिया में जब तक खबरें रहेंगी, अब तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ जो गैर कानूनी इंसानी स्मगलर्स हैं उनके हवाले से क्रैकडाउन भी जारी है, लेकिन ये इसको मेक श्योर करना चाहिए, ख़ास तौर पे कानूनी तौर पर इनकी सजाएं इतनी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए कि आप 10 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचें कोई ऐसा काम करते हुए। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर नवीद इलाही साहब, साबिक जॉइंट DGIB हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्रैकडाउन किया जाता है, मीडिया में खबरें आती हैं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, आखिर ये इंसानी स्मगलर्स को लगाम डालने के लिए हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट क्यों नाकाम नज़र आ रही है? आप ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये ह्यूमन स्मगलिंग के, ये कोई वैसे तो नए वाक़यात नहीं है, साल से, ख्याल है पिछले कोई 50 साल से ये काम जारी है। लेकिन पहले ऐसे हादसा बहुत कम हुआ करते थे और इस तरह के आप देखें 4 माह पहले एक हादसा हुआ जिसमें कोई 62 के करीब लोग, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, वो हलाक हो गए और अब ये एक और बड़ा वाक़या हो गया है। और उस पर ज़ाहिर है कि इसमें कई जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका रोल है। पहले तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे सोशो इकनॉमिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, जाना चाहते हैं, और एक ज़माने में तो जाना ज़रा आसान भी था। वहाँ पे जब लोग चले जाते थे और उनके वापस जो रेमिटेंसेस भेज रहे थे, उनके हालात बेहतर हो गए, घर बनने शुरू हो गए। ख़ास तौर पे ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं यहाँ पे गुजरात पे, वज़ीराबाद और इधर के एरियाज़ में, तो उनको देख के बाकियों को भी हुआ कि हम भी जाएं। तो वो अपना, चूँकि यहाँ पे वो उस तरह की नहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो वो अपना रिस्क ले लेते थे। और बहुत से लोग वो होते हैं जिनको इल्म नहीं होता कानूनी तौर पे जा रहे हैं या गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं। उनको अक्सर को ये भी बताया जाता है कि ये तरीक़ाकार ये है, आप कानूनी तौर पे जा रहे हैं, लेकिन वो उसमें फंस जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पिछला जो अभी 4 माह पहले वाक़या हुआ, उसके बाद इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ, उस इंक्वायरी की अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आए, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ विद इन द अथॉरिटीज़ इटसेल्फ। यानी अगर FIA उसके ज़िम्मेदार हैं तो उनको पूछना चाहिए था कि आपने क्या कार्रवाई की थी, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ करनी थी उनके मुतालिक भी कोई सामने बात नहीं आई। तो ये चूँकि बहुत बड़े इसमें पैसा इन्वॉल्व है इसमें। अब देखिए कि कुछ एरियाज़ हैं, जैसे अमेरिका में जो लोग जाते हैं, कहा जाता है कि 6.7 बिलियन सालाना का ये ह्यूमन स्मगलर्स का कमाई का तो का ज़रिया है। तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनको चला जाता है जिन्होंने रोक। इतना मजबूत आखिर कैसे है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सरपरस्ती, किसी ना किसी की रहनुमाई, किसी ना किसी की हिमायत या उनका ताउन तो इनको हासिल होगा, तभी तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, जिसको आप करप्शन तो रैम्पेंट है यहाँ पे। अगर आप जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या जिन्होंने रोकना है सीज़ में या लैंड रूट पे, उनको पैसे लगा दिए जाते हैं, तो पूरा एक नेटवर्किंग होती है। आप देखें कि जैसे अभी बयानात आए हैं, कुछ जो बच्चे इसमें जवान जो है मारे गए, उनके वालिदैन के भी कि 2 से 3 मिलियन पर पर्सन दिए जा रहे थे, उससे ज़्यादा भी दिए जा रहे हैं, 5 मिलियन भी लोगों दिए हैं। तो इतना बड़ा जब अमाउंट इकट्ठा हो जाए, आप देखें कि 750 लोग पैक्ड थे इस बोट में जो ग्रीस के उसके समंदर में डूबी है। तो ये मिलियंस का काम है। तो मिलियंस यहाँ पे अपना काम दिखा देते हैं, हर एक को दे ग्रीस देयर पाम्स और उनको पैसे लग जाते हैं। जहाँ तक ये नेटवर्क की बात है, देखिए तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, FIA के पास भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी है। उस पर कार्रवाई करने के लिए आपको जो कोई ना कोई एक्शन लेना
पड़ता है, कोई एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी करनी होती है, उसमें कोताही की जाती है। और उसकी दोनों वजह हैं, एक तो रिसोर्सेज की कमी भी है, दूसरा है कि साथ मिली भगत भी होती है पैसों की वजह से। तो इसलिए ये काम चल रहा है और मेरा ख्याल है कि नेटवर्क्स आराम से काम कर रहे हैं। अभी आज कहा जा रहा है कि एक शख्स को पकड़ा गया है जो तलहा नामी, जो इसमें इन्वॉल्व था इस लेटेस्ट केस में। तो मेरा ख्याल है ऐसे और भी बहुत लोग हैं, उनके ऊपर एक क्रैक डाउन होना चाहिए। अगर कवानीन को चेंज करने की ज़रूरत है तो कवानीन को चेंज किया जाए ताकि ये हादसा से मजीद बचा जा सके, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश करते रहना, एब्सोल्युटली। बट सर फिर यूथ को किस तरह से रोकता है कि वो इसको पागल ना बनाए? हम लोगों से पैसे ना आए थे, तो फिर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आप सिर्फ इस एक एरिया की मिसाल लें जहाँ बहुत ज़्यादा होता है, गुजरात वगैरह के एरिया में, जो कुछ लोग 20 साल पहले 15 साल पहले वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे जॉब्स करके यहाँ पे अपने घर बना लिए, कुछ जायदादें ले ली, तो उनको देख कर बाकी उनके जो रिश्तेदार थे, हमसाए हैं, शहर वाले हैं, उनको भी ये चाहत हुई कि हम भी तो जाएं और हम भी इस तरह पैसा कमाएं और हमारे भी हालात बेहतर हों, हम भी गुर्बत से बाहर आएँ। जाहिर है कि ये वो लोग जा रहे हैं जिनको यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही होती या कोई अच्छे यहाँ पे उनकी पे नहीं होती और उनकी कमाई का जरिया वो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान काम है। इसलिए वो ये जो गैंग्स बने हुए हैं वो एक दूसरे से पूछ के। अच्छा सर, ये बताएं कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के हवाले से कोई कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है? कवानीन इतने सख्त नहीं हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, अमल दरामद नहीं हो पाता? देखिए, कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन की कमी नहीं होती। अगर आप उसमें कोई तरमीम की ज़रूरत है इन हालात में, अगर आपने मज़ीद सख्ती करनी है या उनको जो केसों की तवालत होती है उसको कम करना है, यानी फौरी आपने उसके ऊपर एक्शन करना चाहते हैं अदालतों में भी, तो थोड़ी बहुत उनमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, लेकिन कवानीन मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास लिस्ट मौजूद है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसके ऊपर काम करके FIA को साथ सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये लोग हैं और बमा सबूत के। सर तो ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू। बट सर मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट को पहली बार तो क्रैकडाउन नहीं कर रही ना, अभी जो ऐलान किया गया है, इससे पहले भी क्रैकडाउन का ऐलान हुआ है और ना ये कोई पहला वाकया है, इससे पहले भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। गवर्नमेंट क्यों नाकाम है? नाकामी की वजूहात क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो है, इससे पहले का केस आप ले लें, उससे पहले भी केसेस हुए, लेकिन जो अभी 4 माह पहले केस हुआ जिसमें 60 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ ममालिक के थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे, वो उसमें हलाक हुए। उसके बाद जो उसके ऊपर शोर पड़ा, इंक्वायरी शुरू हुई, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है, तो मीडिया में नहीं आया, कहीं किसी का इल्म में नहीं है कि उस पर क्या एक्शन किया गया। ना तो कोई एक्शन पता चला कि जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके अगेंस्ट, अगर ऐसा किया होता तो आज ये हादसा ना होता। ना ये किया गया कि जो लोग विद इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिले हुए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन, उसका भी कोई इतला नहीं मिली। ना कोई अवेयरनेस कैंपेन की गई। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से, चाहे वो स्कूलों कॉलेजों में की जाए या शहरों में की जाए, टेलीविज़न पे और मीडिया पे दिया जाए कि इनसे बचें और ये नुकसानात हो सकते हैं। ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों को कई दफ़ा इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है, वो समझते शायद कोई एक आध हादसा हुआ है और सही खबर नहीं पहुंच रही होती। तो हुकूमत को इस पे ऊपर भी एक प्लान तरीके से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो इन लोगों के ट्रैप में ना आए और अपनी जानों को हलाकत में ना डालें। तो मेरा ख्याल है ये जो 3-4 एरियाज़ हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको स्ट्रेंथन करें, जहाँ पे लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो करें और प्यूनिटिव एक्शन करें अगर ठीक है। कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका, लेकिन सवाल ये है कि हमेशा हम यही बात करते हैं कि कवानीन तो मौजूद हैं
उन पर अमल दरामद का मसला है, लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है? अगर इतने बड़े सानहे के बाद भी हमारे इदारे हरकत में नहीं आते हैं, गो के अभी कार्रवाइयाँ की तो जा रही हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक इन चीज़ों को नहीं पहुँचाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि खुदा न खास्ता जिस तरह माजी में पहले हादसात होते रहे हैं तो मुस्तकबिल में भी खदशा इनका मौजूद रहेगा। असल चीज़ तो इनके खिलाफ एक्शन लेने की, आप सब चीज़ें करें, आप मजम्मत भी करें, आप यौम सोग भी मनाएं, आप क्रैकडाउन भी करें, लेकिन असल चीज़ है जब तक इन मुजरिमों को पकड़ कर, आपने पकड़ भी लिया, माजी में भी पकड़े जाते रहे, लेकिन आसानी वो छूट कर बाहर आ जाते हैं। असल मामला तो अमल दरामद का है ना। उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी हमें जो है ना इन तमाम ममालिक के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन है, यूनान के साथ, टर्की के साथ, हमें उस पर भी बहुत अच्छे से जो है वो अमल दरामद करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है कि उन एरियाज़ में भी जो लोग मुलव्वस हैं बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई जाए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ उमर असगर विर्क हैं, इनका भाई जो कि इस यूनान हादसे में, इस बदकिस्मत कश्ती में जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असगर, सबसे पहले तो हम आपसे बहुत ज़्यादा ताज़ियत करते हैं। यकीनन आप लोग जिस कर्ब और जिस दुख में इस वक्त जिस स्टेज से, जिस सदमे से आप लोग गुज़र रहे हैं, उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये बताइएगा उमर असगर के भाई का जाने का किस तरह इरादा बना, किसने इनसे रब्ता किया और कितने पैसे दिए गए इनको वहाँ पर जाने के लिए? सबसे पहले तो सर, जो इस दफा इस टाइम पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हमें अच्छे से अच्छा रोजगार मिले, हमारा अच्छे से अच्छा फ्यूचर बने। यहाँ बेरोजगारी की वजह से हमने रिश्तेदारों से पैसे पकड़कर हमने यहाँ से 1 माह कबल भेजा था भाई को। तो कितने पैसे उमर आप बताइएगा, कितने पैसे एजेंट ने आपसे लिए? 25 लाख रुपया हमने दिया था एजेंट को पकड़कर, रिश्तेदारों से पकड़कर। हमारे इतने तो वसाइल है नहीं कि हम कोई जमीन बेच के या कोई इस तरह के हमारे साथ कोई दूसरा हमारे पैसे हों तो हम इजीली अफोर्ड कर सकते। हम रिश्तेदारों से पकड़कर हमने पैसे दिए थे, 25 लाख रुपया एजेंट को दिया है हमने। अच्छा उमर, ये एजेंट कौन था? आप इसको जानते हैं? कहाँ का रहने वाला है? नाम क्या है इस एजेंट का? या इस सानहे के बाद उससे आपका राब्ता हुआ एजेंट से? एजेंट से राब्ता तो नहीं हुआ है, बेसिकली ये गुजरात का है तो शराफत इसका नाम है, तो बेसिकली वो छोटे भाई की इससे राब्ता में, वो ही राब्ते में ज्यादातर इसके रहता था, तो उससे ज्यादातर इसकी बात होती रहती थी। तो वो आखिर तक यही कहता रहा है कि वो गुजरात का बंदा है शराफत। अच्छा उमर, ये बताइए कि जो एजेंट था, क्या उसने ये क्लियर किया था कि इलीगल वे में जाएंगे, जान का खतरा होगा, आप मर भी सकते हैं, हम पर बाद में कोई जिम्मेदारी ना आए, कोई एफिडेविट, कुछ इस तरह से कोई साइन? इस टॉपिक पे ये उसने कहा था कि जुमेरात को हमारी बात हुई है हमारे भाइयों से कि हम जुमेरात को ना यहाँ से निकलना है, तो 3 दिन का हमारा टूर है। तो ये एजेंट ने यही कहा है कि आप टेंशन ना लें, हम आपको, आपके भाइयों को जो बड़ा बेड़ा होता है उस पे लेके जाएंगे, छोटे बेड़े पे लेके नहीं जाएंगे, छोटे बेड़े में बहुत मुश्किलात होती हैं, और आप टेंशन ना लें, आपको बड़े बेड़े पे लेके जाएंगे, बड़े बेड़े में कोई टेंशन नहीं होती है। तो लास्ट दफा हमारी जो भाइयों से बात हुई है वो जुमेरात को हुई थी 4 बजे सुबह, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ से निकलने लगे हैं लीबिया से, तो हमारा 3 दिन राब्ता नहीं होगा, 3 दिन के बाद हम खुद आपसे राब्ता करेंगे। उसके बाद हमें फिर दूसरा कॉल आती है कि आपके मुबारक हो, आपके जो भाई हैं वो रिसीव हो गए हैं, इटली की जो एरिया उसमें रिसीव हो गए हैं, तो इसी मुबारकबाद से हम बहुत खुश हुए थे। तो दूसरे दिन फिर हमें ये कॉल आती है कि वही इस तरह हादसा हो चुका है कश्ती। किसकी उमर, किसकी कॉल आती है जो ये अफसोसनाक खबर आपको देते हैं? ये ना बाहर से कॉल आती है, ये किसी अनजान नंबर से। अच्छा। तो वही से कॉल आती है कि भाई रिसीव हो गए हैं, भाई आपको मुबारक हो। तो हम तो इसी लहर में, इसी खुशी की लहर में कहा चले अल्लाह पाक हमारा मुस्तकबिल चले अच्छा हो जाएगा। हम इतने हमारे वसाइल भी नहीं थे कि
हम अफोर्ड कर सके। हमें ये पैसे भी सारे रिश्तेदारों से पकड़कर 25 लाख रुपया हमने दिया था। तो उमर, आपको नहीं लगता कि 25 लाख जो आपने उनको एजेंट्स को दिया है, लीगल वे में तो शायद इससे भी कम पैसे लगते, और यहाँ अगर आपने बाहर ही करना है 25 लाख रुपया अगर आपने इकट्ठा कर लिया था तो पाकिस्तान के अंदर 25 लाख का कोई अच्छा आप सब मिलकर कारोबार कर सकते थे। मैडम बेरोजगारी पाकिस्तान में क्या मतलब जितनी महंगाई है ये क्या, हमें तो बाहर के देखे ना, पाकिस्तान में जितना भी आप काम कर लें वो काम ही लगता है। असल बंदे की यह हकीकत तो यही होती है कि चलो जो बाहर के ममालिक हैं वो अच्छे पैसे उनके बन जाते हैं, चलो अच्छा मुस्तकिल बन जाएगा, कल को हमारा भी फ्यूचर बन जाएगा। बंदा तो बेहतर से बेहतर फ्यूचर के लिए करता है ना सारा कुछ। उमर ये बताएं, आप जब लास्ट टाइम आपके भाई की बात हुई आपसे, क्या कहना था आपके भाई का, गुफ्तगू क्या हुई आपके भाई की? गुफ्तगू यही हुई थी कि लीबिया में ये 24 घंटे के बाद हमें ये रोटी देते हैं यहाँ, ठीक है? 24 घंटे के बाद? हाँ जी, 24 घंटे के बाद हमें ये रोटी देते हैं, ठीक है? और पानी भी इतना इनका साफ नहीं होता है, इसका नमकीन पानी होता है, पीने को भी दिल नहीं करता है। तो बहुत रश, मतलब कि इधर जो लड़कों का है बहुत ज्यादा तादाद में ये हो रहे हैं लड़के, यहाँ बहुत रश पड़ रहा है लड़कों का यहाँ लीबिया से इटली जाने के लिए। जिन नंबर से आपको कॉल आता था, क्या पुलिस ने आपसे राब्ता करके वो सारे नंबर्स हासिल किए हैं? आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं वो तमाम नंबर्स? नहीं, अभी तक तो कोई किसी से नहीं कॉल आई मैडम। उमर, आखिर में कोई आपकी डिमांड, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ कोई बात हुकूमत से कोई मुतालिबा करना चाहते हो? सर आखिर में यही मैं कहूँगा कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, वो खुदारा जो हमारे नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, खुदारा आलमी सतह पर उनकी मदद की जाए ताकि जो इस वक्त माएँ बहनें जो हमारी परेशान है उनका ये परेशानी में इजाला हो, वो कोई सुख का सांस ले सके, उन्हें कुछ ना कुछ अपने बेटों का पता लग सके कि हमारे बेटे किस टाइम कहाँ है, क्या हुआ है, असल हकीकत क्या है। अभी जो हमारे सुनने में आ रहा है कि 120-25 बयान अलग अलग है कि कश्ती के साथ इस तरह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कोई कह रहा है कि उसका इंजन खराब हो गया था, कुछ कह रहा है कि वो जो ड्राइवर है वो मिला हुआ था, कुछ कह रहे हैं कि वो रास्ता भूल गया था। अभी तक कोई असल बात कोई सामने यकीन वाली बात एक बयान नहीं आया है साहब का कि एक बयान आ जाए और हमें तो ठीक है उमर, अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए और आप लोगों को सब्र दे। बहुत शुक्रिया आपका। ये है वो कहानी पाकिस्तान के हालात। ये लोग जितने भी गए हैं कर्ज पकड़ के, गरीब लोग, सारी उम्र की माँ बाप ने जमा पूंजी अपने बच्चों को दी कि वो ज़रा खुशहाली की ज़िंदगी जी सकें। ज़रा किसी ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने का ख्वाब देखा होगा, किसी ने ये सोचा होगा कि वहाँ पर जाऊँगा, अपने माँ बाप का सहारा बनूँगा, लेकिन उसके बदले में उन लोगों को मौत जो है ना उसको गले लगाना पड़ा है। एक और विक्टिम हमारे साथ मौजूद है, नवीद बूटा, जो कि उनके बेटे और इनके 2 भतीजे भी इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जहाँ बहक हुए हैं। मोहम्मद बूटा साहब, पहले तो बहुत सी दुआएं आपके लिए, सब्र के लिए आपकी, कि अल्लाह ताला आपके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। हम आपसे ही आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। किन एजेंट्स ने आपसे रब्ता किया या आप लोग खुद गए? उन्होंने आपको क्या कहानी सुनाई और आपने कितने पैसे दिए? जी हेलो। जी नवीद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मोहम्मद बूटा बात कर रहा हूँ। जी बूटा साहब, सबसे पहले तो हमारी बहुत ताज़ियत आपके साथ कि इतने बड़े सदमे से आप गुज़र रहे हैं, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बूटा साहब ये बताएं कि कब किस एजेंट ने रब्ता किया था आपके बेटे के साथ और ये हुआ किस तरह, कितने पैसे उसने आप लोगों से लिए और क्या ये मामला हुआ, सारा ज़रा शेयर करें प्लीज़ हमसे। हमारे 3 लड़के थे भाईजान, 2 उसके मामू के बेटे थे, एक मेरा बेटा था। इन्हें 75 लाख रुपया दिया, 25 लाख 75 लाख 25 लाख रुपया दिता है। उन्होंने सब जवाब है बच्चिया ने विखाए ने, ठीक है।
कोई लेबिया एजेंट हाजी है जी कहते हैं, ठीक है, अगों का नहीं पता उनका ओरिजिनल ना की है। ठीक तो कोई जी जी जी, जी बूटा साहब, कोई नंबर आपके पास है कोई आपकी बात हुई हो या आपके बेटे ने ही सारी डीलिंग की है? नहीं, जो लड़के मेरे बेटे के साथ थे, एक मेरा आखत था बेटे के साथ लड़का, एक मेरू विरकान था, ठीक है, उन लोगों के नंबर से रब्ता करता था मैं, पापा इधर हूँ, ठीक है। जब 8 तारीख को रात के 11 बजे मेरी बात हुई है बेटे के साथ, और क्या मैंने आख्या, हाँ जी, उन्हें मैंने आख्या पापा जी मैं आज तुर जाना है, अगो नसीब मेरे, ठीक है, दुआ करे अजे अल्लाह, ठीक है, दुआ की है। एक लड़का साडा जेड़ा ना वो बच गया है, अच्छा, मोहम्मद सनी शेखपुरे का। तो उससे बात हुई है आपकी बूटा साहब? हाँ वो जी, मेरी बात उससे हुई है। उन्हें आख्या ये ना कश्ती जड़ी है ना खुद डूबी है। क्यों? जो जी नेवी पुलिस है ना यूनान दी, इन्हें कश्ती खुद डूबी है। अच्छा। उन्हें के 6 दिन तो ना पानी ते ना खाना, प्यासे सानू एक तजार दी शिप मिलिया है माल्टा दा, जेड़े मुल्क दा भी उन्हें साडी शिप खिंच के ते साडी उन्हां कोल जो है सी वो उन्हें दिता है, ठीक है। उस तो बाद उन्हें के उन्हें वायरलेस की है, ये आए ने, इन्हें आन के रस्सा पाया है, रस्सा पा के जो खिंचिया ने कश्ती नूं, झटका मरवाया ने, एक मरवाया ने, दूजा एक पासे गई कश्ती, दूजा झटका मरवाया ने विरच की दूजी लामे गई है तो कश्ती मूदी हो गई है। उन्हें क्या अद्धा तो 40 तो 45 मिनट मैं तर के खुद जेड़ा ना उन्हां दे शिप नाल जाके चंबड़िया वा, इन्हां कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। इन्हें क्या साडा शिप खलोता है, खलोता शिप सानू फड़ना चाहते तो नाल शिप ला के सारे बंदे कट सकते, एक जान भी नहीं सी जाया होनी। ये साडी हुकूमत अगे अपील है, शहबाज शरीफ अगे अपील है, इंटरनेशनल मीडिया से साडी आवाज़ उठाई जाए। साडे बच्चों नाल ज्यादती की गई है, ठीक है, उन्हें जो जुर्म किया सी उन्हां दी सजा दे देंदे, जाना ना जाया होंदियां। बूटा साहब यकीनन सुनने जी गोरे लोग जेडे ने तफज बड़ा इंसान दा करते हैं, है तफज कीता ने 750 बंदे की जान ले गए ने। बूटा साहब, आपके बेटे ने जब आपसे डिमांड की कि 25 लाख रुपया चाहिए, तो किस तरह आपने उनको कहा? कि जाहिर बात है कि एक अच्छा मुस्तकबिल का ख्वाब होता है और पैसों की डिमांड तो उसने यही सोच के की थी कि वहाँ पे जाऊँगा पैसे कमाऊँगा। तो जब उसने आपसे डिमांड की तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? आप आगे से क्या, उसने बात क्या की थी आपसे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ इस तरह से? हाँ जी, मेरे नाल उन्हें बात की थी, पापा पाकिस्तान कुछ भी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं बड़ा मना किया, बेटा नहीं, इतने थोड़ी खा लीए वो चंगी है। उन्हें कहा पापा सारी दुनिया जाती भी ते जिंदगी मौत अल्लाह को ले, मैनू तोड़ दे, बच्चे मजबूर कर देंगे ने। मैं अपनी जगह बेची है, वेच के पैसे दिते ने, मेरे को कोई पैसे नहीं हैं बच्चे नूं देण जोगे, मैं जगह बेच के बच्चे नूं तोड़ रहा। मैं इस टाइम बहुत परेशान, साडी फैमिली सारी डिस्टर्ब है, बहुत परेशानी का आलम च। बूढ़ा साहब, आपके कोई और आपके और कितने बच्चे हैं? हमारे एक भांजा नहीं मिल रहा, एक जो है वो बच गया, मोहम्मद सनी। नहीं, बच्चे सर कितने हैं? आपके बच्चे कितने? आपके बेटे के अलावा और औलाद आपकी कितनी है? मेरे 3 बेटे ने। बस ये तो बूटा साहब ये बताएं कि यकीनन बहुत बड़े सदमे से और तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं। आपको ये खबर किस तरह हुई? आपके भांजे ने आपको बताया इस तमाम तर सानहे के बारे में? आपको कब पता चला इसके बारे कि ये सानहा? हाँ जी, असी ये खबरां सुनते सा पाए, सानू ये पता सी साडे बच्चे सन दस्सिया सी तुर गया, उदों पिछे साडे बच्चे नाल राबता कोई नहीं होया। जेडे नंबर तो फोन करदा सी वो 3:47 ते व्हाट्सएप उन्हां दी बंद सी पाकिस्तानी टाइम से। 3 जो मैं वेंदा हाँ, दिने वेंदा हाँ, रात में वेंदा हाँ, वो 3:47 ते ऑफलाइन हो गया सन, ठीक है। ते दुआवां करते हैं अल्लाह उन्होंने कोई तकलीफ ना आवे, खैर खैरियत। अगों यह खबर चली कश्ती डुब गई है, वो फिर खबर चलदियां बच्चे की तस्वीर आ गई जेड़ा बचिया है, फिर हौली हौली उहदे नाल रास्ता आया, उहदे नाल असां दूजे बच्चे साडे नाल सन, उन्हें आख्या नाल सन। अच्छा बूटा साहब, आपके बेटे की उम्र कितनी थी? और कुछ तो अभी ऐसे लोग हैं ना जो लापता हैं, जो डूब गए हैं लेकिन उनकी तलाश का अमल जारी है। बच्चा मेरा बड़ा है सी,
19 तो 20 साल उम्र थी। तो बूटा साहब क्या हुकूमत से डिमांड करेंगे? उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल चुकी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। भांजे का क्या कहना है कि अभी तक उसकी तलाश हुई? नहीं, अभी तक नहीं। वो ने भांजे ने आख्या मेरा जिथे इंटरव्यू लेंदे ने, मैं आना मेरा एक फुफो का बेटा है, एक ताए का बेटा है, लिहाजा मैनू उत्थे खड़िया जाए, मैं उन्होंने शिनाख्त करूँ। ठीक है, अपनी एम्बेसी ने उसने बोला है। हमारी एम्बेसी पता नहीं काम करती है नहीं करती। DNA टेस्ट जो आते हैं चीज का मुझे इलम नहीं है क्या है सर। बहुत हुकूमत अगे अपील है साडे बच्चे नूं उत्थे लिजाया जाए, डेड बॉडियां दी शिनाख्त कराई जाए। क्यों उहदा खूनी रिश्ता है, वो बच्चे क्यों नहीं पहचान सकता? एक ताए दा बेटा एक फुफो दा बेटा है, 1.5-2 महीने तो कट्ठे उत्थे ने साथ। कम से कम हुकूमत और कुछ नहीं कर सकती? ये तो करे कि जिनके प्यारे बिछड़ चुके हैं उनकी कम से कम आखिरी दीदार करने का मौका तो उनको दिया जाए, उनको देखने का मौका दिया जाए। मेरे बच्चे दी जेब च मैं पूछा ने क्या हमारे जेब च पासपोर्ट है, दूजे लड़के दी जेब च पासपोर्ट है। ठीक है, उन्हें क्या मैं जुत्ती पहचान ला, मैं कपड़े पहचान ला, मैं उनके जिस्म के निशान पहचान ला, उनके चेहरे का निशान पहचान ला, मैनू खड़न सही उथे। बिल्कुल ठीक है। शनाख्त के अमल में जो है वो शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहम्मद बूटा साहब मौजूद थे और जो प्यारे इनके बिछड़ गए हैं उनके एक तो इनके लिए बहुत सब्र की दुआएं और फिर उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मेरी आप सब लोगों से अपील है, 25 लाख रुपया ये ईच बंदे से, हर बंदे से 25 लाख रुपया अगर ले रहे हैं, शायद आप लीगल वे में जाएं तो इतने पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि वो सिर्फ अपनी जो वीज़ा फ़ीस है वही लेते हैं। उसके अलावा शो मनी में आपको 10-12 लाख दिखाने होते हैं। 25 लाख से आधे पे अगर आपका वीज़ा लगना है तो लग जाना है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ सियासी मंजरनामे से बात करते हैं। सियासी मंजरनामे में नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। पहले तो इशारा कनाइयों में एक दूसरे पर तनकीद की जाती थी, लेकिन अब तो खुलकर बिलावल भुट्टो ने भी इजहार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हमसे जो बजट तजावीज़ हमने कही थी उन पर तो अमल नहीं किया गया है, तो हम किस तरह से बजट को अप्रूव करवाने में हम नून लीग का साथ दे दें। और बड़ा उन्होंने खुलकर इजहार किया है अपने एग्रेशन का। इससे पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी अपने दोस्त के जरिए पैगाम पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसका जवाब जो है ना तलाल चौधरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त दिया है। उसने कहा कि अब आप तनकीद कर रहे हैं, इससे पहले बजट पेश होने से पहले ये बजट काबीना में पेश किया गया था, तो तब तो आपने कोई बात नहीं की और अब जो है आप इस पर सियासत कर रहे हैं। तो ये, लेकिन कम से कम इन चीज़ों से एक बात तो वाज़ेह होती है कि अब दूरियां जो हैं दिन ब दिन पैदा होती जा रही हैं। अब ये पैदा की जा रही हैं या हो रही हैं, क्योंकि आपने फेस सेविंग भी तो चाहिए। इलेक्शन में आपने जाना है तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है इलेक्शन, तो उससे पहले ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है या वाकई में दाल में कुछ काला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार अब्दुल सत्तार खान मौजूद। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि अब ये जो लफ्जी गोलाबारी हो रही है, तनकीद की जा रही है एक दूसरे पर, आपको लगता है कि ये इलेक्शन की तैयारियों का पता दे रही है या आप समझते हैं कि अब दरारें हो गई हैं इसलिए ये अब अलग भी हो सकते हैं? हो क्या रहा है सर इस वक्त? इसको मेरे ख्याल इस तरह से समझने की जाए, तहरीक इंसाफ को डिसएंगेज करना, डिसएसोसिएट करना। तो जो पहले दो बड़ी जमातें हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो उनके दरमियान कोई इस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसमें आप खिलाफात भी कह सकते हैं, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जुबानी कलामी एक दूसरे पे गोलाबारी भी हो सकती है। क्योंकि तीसरी जमात को डिसएंगेज करना है, पॉलिटिकल प्रोसेस से डिसएंगेज करना है, तो इसके पीछे वो भी हो सकता है कि ये जो दो जमातें आमने सामने आई हैं, तो ये दो जमातें आमने सामने क्यों आई हैं, जबकि एक जमात या एक जमात का जो सरबराह है वो उनके लिए सरदर्द बना रहा। तो आपने उसको डिसएंगेज करना है पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में डिसएंगेज करने के लिए आपको आपस में मामला को इस तरह से चलाना होगा जहां आपके खिलाफात भी सामने आए और जहां आपके अगर कोई में इख्तिलाफात हैं तो उसको भी आप अपनी जगह पर उसी तरह से बात करें जैसे दो मुख्तलिफ सियासी जमातें करती हैं। अब ये दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इत्तेहाद का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन दोनों की जो नजरियात हैं या दोनों की सूझबूझ है वो दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ है।
अब दोनों ने इलेक्शन में भी जाना है। अब ऑब्वियस बात है कि अपनी जगह पे कोई ना कोई स्टैंड लेंगे। जो हुकूमत जो इलेक्शन में जाएगी, हुकूमती जमातें जाएंगी, वो ये बात उनको सूट नहीं करेगी कि जनाब आप फिर भी तहरीक इंसाफ का सरदर्द जो है ना वो अलापते रहें। आप जाके अब इलेक्शन वाले दिन या वोटिंग वाले दिन या वोटर के पास जब आप जाएंगे तो आपके पास अदर देन अपोजिंग तहरीक इंसाफ आपके पास और भी चीजें होनी चाहिए जिसको आप डिस्कस कर सके, जिसमें आप रवायती तौर पर अपना जो सपोर्टर है वो आपकी सपोर्ट में आ सके। अब अगर कोई सपोर्टर को आप उसी तहरीके इंसाफ पे लेके जाएंगे तो आपकी नाकामी होगी। खान साहब बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी सैलाब के पैसों पे इस तरह से सियासत करना, फिर चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर इख्तलाफात करना, चेयरमैन नादरा के इशू पर इख्तलाफात पैदा होना, मतलब ये इश्यूज तो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड तो है नहीं, ये तो फिर भी एट द एंड इवेंचुअली पावर पॉलिटिक्स में इनके अपने अपने ओहदेदारों को नवाजने वाले हैं। ये जो लॉस्ट ग्लोरी होती है, लॉस्ट एंटिटी होती है, आपने उसको किसी तरीके से दोबारा रीगेन करना होता है। अब रीगेन करने के लिए आपने 15, 16 महीने, 14 महीने, 15 महीने मेरे ख्याल में इतने हो गए हैं कि जिसमें ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में जो फोकल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसपे न्यूक्लियस है, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान थे। अब इस तरह से सियासत तो ये जमातें नहीं चला सकती हैं कि भाई आप एक ही बात पर डिस्कस हो रही है कि इमरान ठीक है कि नहीं ठीक है, तहरीक इंसाफ सही है कि नहीं सही है। इस तरह से सियासत तो नहीं चल सकती कि आप बाकी सियासी जमातें, इतनी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनका वोट बैंक है, तो आपने कहीं ना कहीं आपको इंगेज करना है। अगर इस तरीके से आप इंगेज करेंगे तो इन दोनों को फायदा होगा, इनको नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। फायदा इस सूरत में होगा कि वो डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगा। वो आप देखें, आप वो डिस्कस नहीं हो रहा, जो डिस्कस नहीं हो रहा है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ डिस्कस नहीं हो रही, तो उनका फायदा इन दोनों सियासी जमातों को हो जाएगा। सर देखें, पीटीआई 24 के 24 घंटे आप उसी को डिस्कस करेंगे तो जी सतार खान डिस्कस हो रहा है या सतार खान अच्छा है या बुरा है, तो डिस्कस तो सतार खान ही हो रहा है ना। सर ये तो बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई। सर देखें, पीटीआई तो इररेलेवेंट हो गई। सर अब दोनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे पर तनकीद भी कर रही हैं और हुकूमती इत्तेहादी भी हैं। अब आपको क्या लगता है, ये तनकीद, ये इख्तलाफात इस नहज तक जा सकते हैं कि दोनों पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलग हो जाए या अपने जो है इलेक्शंस की जानिब ये लोग चले जाएं? आपको लगता है कि इस हद तक ये इख्तलाफात आ सकते हैं कि हुकूमत से अलग होना पड़े पीपल्स पार्टी को? देखें, अब तक की जो सियासत में जो मार पड़ी है ना पिछले 14-15 महीने में, या ये हुकूमती इत्तेहाद बना है, इसमें से ज्यादा सियासी तौर पे मार पड़ी है मुस्लिम लीग, नून लीग। पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर कायम दायम है, क्योंकि वो सिंध में थी। सिंध में लेटेस्ट ये हुआ है कि जो कराची के जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के, मेयर का वहाँ फटा पड़ गया, लेकिन वहाँ उनकी परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ठीक है। अब परफॉर्मेंस उस तरह की नून लीग की पंजाब में नजर नहीं आती। पंजाब में नून लीग गुम होती हुई नजर आती रही है, क्योंकि जो भी बर्डन आएगा, पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं स्टैंड नहीं करती थी इंतखाबी हवाले से और सियासी हवाले से। इंतखाबी हवाले से और सियासी हवाले से स्टैंड कौन करती थी? मुस्लिम लीग नून करती थी। मुकाबले में तहरीक इंसाफ आ गई। अब आप देखें कि अगर उसमें से नुकसान हुआ है इंतखाबी तौर पे, सियासी तौर पे, तो नून लीग का हुआ है। अगर नून लीग भी इस गर्दाब से निकल सकती है, अगर अपनी वो जिस तरह की ट्रेडिशनली रवायती अंदाज में जो नून लीग की पहचान थी वो ये थी कि गाय बगाए उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना है। अब वो उसकी पहचान खत्म हो गई थी पिछले 14-15 महीने में, तो उससे उसको नुकसान हुआ था। आपकी जो पहचान बन जाती है, आप उससे जब डेविएट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उससे आपको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचता है। सर इस सब सिनेरियो में आईपीपी का क्या रोल है? किनका जी? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अभी उसने आना है। इस्तेकाम पाकिस्तान का ये है कि वहां पर जो लोग गए हैं वो कौन लोग गए हैं, उनके बारे में ये है कि खुद तहरीक इस्तेकाम वाले कहते हैं कि जनाब हमारे सर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। अब ये अजीब सी बात है भाई, एक इशारा होता है और एक इशारे के साथ ही तहरीक इंसाफ के लोग लब्बैक कहते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग अलविदा कह के इमरान को और इसकी तरफ आ जाते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो कौन है? अभी उन्होंने इस मैदान कूदना है, उस मैदान में कूदने का उनके पास एक ही है कि उसने भी कहीं ना कहीं आगे अपनी जगह बनानी है। अपनी जगह बनाने के लिए आपको लाजमी तौर पर सियासी मैदान में मौजूद दो बड़ी सियासी जमातों को भी हाथों हाथ लेना है।
तहरीक इंसाफ की वो भी बात नहीं करेंगे। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो ग्रेजुअली तहरीक इंसाफ को डिस्कस करना वो भी छोड़ देंगे। फॉर द टाइम बिंग ये जरूर कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये किया। इमरान खान जो था वो डोमिनेट कर रहा था, वो डिक्टेटर फैक्टर था उसमें, कोई दूसरा बंदा बोल नहीं सकता था। हम स्टेक होल्डर जरूर थे लेकिन हमारे पास तो जुबान भी नहीं थी, दांत भी नहीं थी, नाखून भी नहीं थे। ग्रेजुअली उन्होंने तहरीक इंसाफ को डिस्टेंस करना है और फिर नून लीग की तरफ और पीपल पार्टी की तरफ आना है, क्योंकि सियासत में शमूलियत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मुखालफ को आपने ललकार। अगर आप मुखालफ को ललकारते नहीं हैं तो आपकी सियासी मौजूदगी जो है ना, सियासी मौजूदगी दाव पर होती है। उसके साथ साथ ये वैसे भी मुज़ाहमती सियासत जो है बड़ी पसंद की जाती है, वर्कर्स बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब आपके वक्त का, और देखेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मुस्तकबिल क्या होगा। खैर हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। ईद उल अज़हा की आमद है और ईद से पहले जो एक ईद का समा होता है उसकी एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। पर ईद का समा जो है बड़ी ईद बचपन में वो सिर्फ जानवरों से होता है। ऑब्वियसली बड़ी ईद पे जानवरों से ही होगा और किससे होगा। मतलब समा बंधा जाता है जो बचपन में कुर्बानी के लिए जानवर चाइल्डहुड में ऐसा होता था। मेरी हमेशा अपने भाई से लड़ाई होती थी। इनकी जो जानवर होते हैं बकरे की रस्सी पकड़ने पे, मैंने पकड़नी है। तो बच्चों के लिए तो ईद से पहले ईद का समा होता है और ईद वाले दिन तो बच्चों के लिए तो वो बड़ा शौक का माहौल होता है, जानवर ज़िबा हो रहा होता है, बच्चे अटैचमेंट हो जाती है। वैसे ख़वातीन के हवाले से भी सुना है, ख़वातीन की भी काफ़ी ज़्यादा एक उनमें होती है ना, इन्वॉल्वमेंट होती है। आपकी वैसे दिलचस्पी है कुर्बानी के जानवरों में? कुर्बानी के जानवर जो आता है जाहिर है उसका नहलाना, साफ करना, खाना खिलाना, वो तो आप तो नहीं करती होंगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वैसे उसके बाद फिर जब जाहिर है जब उसकी कुर्बानी होती है, कुर्बानी होने के बाद गोश्त संभालना, फिर टिक्के कबाब बारबेक्यू बनाना। तो गोश्त खाने पे चली गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी चारा खिलाया अपने हाथ से या सिर्फ बकरे का गोश्त ही खाया आपने? नहीं, मैंने नहीं कभी खिलाया। डर लगता है? नहीं, वैसे मतलब वैसे होते मेरी आंखों के सामने ही है, लेकिन कभी मुझे ऐसे मौका मिला नहीं है, कभी इस तरह से शौक कभी पैदा हुआ नहीं। बचपन में शायद कभी खिलाया हो। जो एक्साइटमेंट कुर्बानी के जानवर के साथ होती है, यानी कि ईद से पहले जब जानवर आता है घर, तो मेरा ख्याल है पूरी फैमिली की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसको और प्यार करने में, बेशक आप 4 दिन के लिए रखें, 5 दिन के लिए रखें, लेकिन वो माहौल ना वो ऐसे लगता है कि वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है। आप ये देखें, आपकी फैमिली का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। ऑब्वियसली और तस्वुर किया जाना भी चाहिए और इसकी खिदमत जो कुर्बानी के जानवर की करनी भी चाहिए। और बच्चे स्पेशली मैं देखती हूँ कि अगर किसी जानवर ने पानी नहीं भी पीना, वो बार बार उसका कान खींच के पानी के टब में उसको बार बार पानी पिलाते हैं। उसके बाद जब मवेशी मंडी का हम लोग रुख करते हैं जानवर खरीदने के लिए, तो उसका भी एक अपना वो पूरा एक माहौल होता है। जब आप जाते हैं जानवरों के जो व्यापारी होते हैं उनके साथ भाव ताव करते हैं, तो वो एक बड़ा एक फेस्टिविटी सी महसूस होती है। इसी पर बात करने के लिए इसी मवेशी मंडी में मनाजिर क्या है, क्योंकि मंडी तो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। अब मवेशी मंडियों का हाल क्या है वो अहवाल जानने के लिए शब्बीर हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। शब्बीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तो मवेशी मंडी में मौजूद हैं, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां आप अदा कर रहे हैं, तो फ़ायदा उठाएं मौके का, कोई जानवर भी पसंद कर ले अपने लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ईद कुर्बान से कबल मवेशी मंडी और मेला मवेशियाँ जिसे कहा जाता है, और वो इस वक्त सज चुकी हैं। शहर लाहौर में तकरीबन 1 मुस्तकिल और 9 जो हैं वो आर्जी मवेशी मंडियाँ सजी हैं। और जिस मवेशी मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी है। यहाँ पर भी इस वक्त ये मेला सजा हुआ है, जानवर खूबसूरत से खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो खरीदार भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, जो यहाँ पर आकर जो वो अपनी मर्जी के जानवर खरीदने पर जो है खरीदने में लगे हुए हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि आपने जानवर खरीदा है या नहीं, मगर मैंने आकर यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि जब ड्यूटी पर होते हैं तो पता नहीं चलता कि टाइम ही नहीं मिलता कि जानवर को कैसे जाकर देखा जाए, जानवर खरीदा जाए या नहीं। मगर यहाँ पर आकर ऐसे पता चला है कि जानवर खरीदना कैसे मुश्किल हो चुका है। मैं इस हवाले से बात करूंगा, मेरे साथ इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बकरे का वो क्या डिमांड कर रहे हैं और इस हवाले से उनका कहते हैं। आप बताइएगा कि इस बकरे के आपका क्या आपकी डिमांड है इसकी? 1,60 भाई। हाँ जी, 1,60। 1,60,000। तो क्या फाइनल क्या आप कर सकते हैं? फाइनल है 1,60,000। महंगाई का दौर है, फाइनल है। आप दिखाइएगा, ये देखें, ये बकरा, इस बकरे का दीदार
बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये फाइनल है, और एक आम आदमी अगर आकर खरीदता है तो 1,60,000 में मुझे नहीं लगता कि वहाँ का आम आदमी जो इसका तनख्वाह पर गुजारा होता है या तनख्वाहदार है और वो इतना महंगा बकरा वो खरीद सके। इसके साथ ये भी आप बताइएगा कि आपकी क्या डिमांड है? 4.5 लाख। 4.5 लाख इस बकरे की, क्या वजह क्या है? इस बकरे को क्या खिलाते हैं? दूध, चने, गंदम ते खीर। जी ये देखें कि इस बकरे को दूध, चने, गंदम और खीर भी खिलाई जाती है। जी खीरनी दलिए दे विच, दलिया के अंदर। जी हां। शबीर, ये जिस बकरे की कीमत इन्होंने 4.5 लाख बताई है, जरा इस बकरे का दीदार तो करवाएं कि आखिर क्या है ऐसा जो 4.5 लाख रुपए का बकरा। इसके साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे, क्या आप इधर देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बकरा ही खरीदने आया हूँ, लेकिन यहाँ मंडी में इतनी महंगाई है कि बंदा इनके रेट सुन के तो चला जाता है। मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ इधर। जो बकरा पिछले साल जो है वो 45 या 50 तक मिल जाता था, वो यहाँ पे अभी 1.20 डिमांड करते हैं। 1.20 डिमांड करके अगर बंदा उस जो पिछले साल 45 या 50 का मिलता था, वो 75 का भी इस साल नहीं मिल रहा। देखो इसी आस पे चले जाते हैं हाथ रोज चक्कर लगा के, चलो आखिरी दिन में कोई। अच्छा शबीर, ये बताइए कि महंगाई का तो चले रोना सारी आवाम रो ही रही है, लेकिन आप चूंकि मवेशी मंडी में मौजूद हैं और हर साल बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाम हमें देखने, कोई मौला जट होता है, कोई सलमान खान होता है, कोई शाहरुख खान होता है, तो कोई इस तरह के कैरेक्टर से हमें मिलवाइए जो कि पता चले। इन्होंने भी कोई बकरों के नाम, कोई राजकुमारी है, 4.5 लाख कीमत है उसका, कोई ना कोई नाम, कोई लकब तो दिया होगा, इनसे पूछे। बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने जानवरों का नाम क्या रखा हुआ है, क्योंकि अगर 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि इसका आपने 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा हुआ है आपने? बिल्कुल मैं 4.5 लाख मंगे, मांगते कोई मैं जुर्म नहीं किया। तो बकर हुन देख पिछले साल एक कणक 2000 रुपए मान। अच्छा मुझे बताइएगा इसका नाम क्या रखा हुआ है? नाम शेरू। इसका नाम शेरू रखा हुआ है। जी देखें, ये शेरू नाम है जो पाइन एवेन्यू मंडी के अंदर आया हुआ है, और इस शेरू का इस वक्त 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो कि वो उनका कहना है कि इसको दूध पिलाया जाता है, गंदम खिलाई जाती है, और इसके साथ साथ चने और दीगर जो अशिया है वो इनको खिला रहे हैं। और इसके साथ साथ उनसे बात करते हैं कि शेरू का इस वक्त अब तक जो है कि रेट क्या लग चुका है। आप मुझे बताइएगा कि अभी तक इस शेरू का आपको रेट क्या लगा है? नहीं रेट आया। क्या कस्टमर अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। कस्टमर रेट सुन के भाग जाते हैं। हाँ जी, कस्टमर रेट सुन के भाग जाते हैं, कहते हैं इतनी बड़ी महंगाई, बड़ी महंगाई है। जो गाड़ियां जो है, इस शेरू का मुंह तो दिखाइएगा। ये मैं अपने नाजरीन को दिखाऊंगा कि ये देखें, ये दोंदा है, ये शेरू का मुंह है, ये शेरू को ये दोंदा है शेरू। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस शेरू को दूध पिलाया गया है। बिल्कुल। और कितना दूध पिलाया गया? रोजाना कितना दूध? 2 किलो सुबह का 2 शाम का। और इसके साथ साथ चने कितने खिलाए जाते हैं? चने दे मामे में भी अपनी जगह है ना, पोख राधा लाई हूं तो ये समझो वो सटियम। अच्छा शबीर, ये बताइएगा, ये जो 4.5 लाख इन्होंने शेरू का लगाया है, ये सिर्फ शेरू अकेला ही 4.5 लाख का, या व्यापारी ने अपनी कीमत भी साथ में ऐड की है? जी मैं आवाज में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज सही तरीके से सुन नहीं पा रहा। इस वक्त अगर बात करें तो ये शेरू जिसकी डिमांड वो कर रहे हैं 4.5 लाख, इसके साथ साथ और भी जानवर मौजूद हैं, उनसे भी उनके भी मालकान से बात करते हैं कि ये जानवर जो हैं इस हवाले से वो क्या मांगते हैं। आप बताइएगा कि इसका क्या नाम रखा हुआ आपने? जी ये देखें, और भी यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। आप बताइएगा इस बकरे का क्या हम डिमांड कर रहे हैं? और इसका डिमांड 3.5 लाख। जी। और इसका क्या नाम क्या रखा हुआ आपने? दिल पसंद। और वो शेरू था और ये दिल पसंद है। और इसको आपने क्या खिलाया है? दूध पिलाया है, चने खिलाए हैं, गंदम खवाई है। अच्छा जी बिल्कुल, ये देखें, ये तो है दिल पसंद और उसके साथ शेरू, और इसके साथ साथ छोटे जानवर भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि इसकी डिमांड क्या है? कल जी बताएं इसकी क्या डिमांड रखी हुई है? इसकी डिमांड 1 लाख। हाँ जी 1 लाख। ये छोटे जानवर हैं। और जी बिल्कुल फिजा, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो मुझे बताइएगा, आपने अगर बकरा खरीद लिया है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर बात की जाए यहाँ मंडी की मौजूदा कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मुझे नहीं शबीर, मैंने तो बकरा खरीद लिया, लेकिन अगर आप कोई खरीद के मुझे गिफ्ट करना चाहें तो मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। पूछे इनसे कोई डिस्काउंट रेट पे हमें दे।
तक अगर बात की जाए तो पिछले साल जो अगर आप 50,000 में बकरा खरीद रहे थे तो वो इस वक्त आज मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और ना आया जाता था, और आज इस ड्यूटी की मत में आके देखा है, मगर मेरी पहुंच से बिल्कुल दूर होता दिखाई दे रहा है। किसी बकरे से भी बात करें, हो सकता है कोई आपसे कोई मुनासिब सौदा बकरा खुद ही कर ले, किसी बकरे से बात करें। मुनासिब बकरे की अगर बात करूं तो मुनासिब बकरा यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मगर इस वक्त आप बात कर, ये देखें एक छोटा सा बकरा है जिसका 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, जो कि पिछले साल अगर इसको हम 30,000 या 35,000 में खरीद सकते थे, और इस वक्त अगर आप लाख रुपए में गिफ्ट करते हैं तो ये भी गिफ्ट, मैं तो नहीं समझूंगा कि ये गिफ्ट आपके लिए मुनासिब होगा कि 1 लाख में गिफ्ट तो नहीं हो सकता ये छोटा सा बकरा। और बड़ा अगर शेरू और दिलपसंद को देखें तो वो 4.5 लाख और 3.5 लाख में है, और अब आपने देखना है कि आपको गिफ्ट कौन सा चाहिए। तो ये जो गाय है यहाँ पर कोई इस तरह से लाई गई है, कोई हमने देखा था कि बड़ी कोई कितने मन वजनी जानवर होते हैं, बकरों से जरा बाहर निकलें, बड़े जानवर की तरफ जाएं, वहां पर भी कोई उसकी भी कोई अदाएं हमें दिखाएं, किसी ने कोई स्पेशल किस्म की कोई मालाएं पहनी हैं, कोई उनको कोई मेहंदी लगाई गई है, कोई कजरे डाले हैं, कोई कजरे डाले हैं, दिखाइए वो भी। अब अगर बात की जाए बड़े जानवरों की तो जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये मंडी का एक कॉर्नर है, और दूसरे जो बड़े जानवर हैं वो मंडी के दूसरे कॉर्नर पर है। अगर यहाँ वहां पहुंचने में देर लग सकती है। अच्छा शबीर बिल्कुल, शबीर आप ठीक है ना पहुंचे, आप इधर ही रहें, आप इधर ही अच्छे लग रहे हैं। ये बताएं आप कि ये जो शबीर आपने 1 लाख का बकरा बताया है जिसकी सेहत 1 लाख का, ये 1 लाख का ये जो बकरे की कीमत बता रहे हैं, इनसे पूछें इस बकरे को क्या सुरखाब के पर लगे हैं, इसका वजन कितना है, क्या वजह 1 लाख क्यों उसका रेट लगा रहे हैं, पूछें तो सही तरह इनसे। ये पूछा जा सकता है इनसे कि इसका कितना वजन है। अच्छा बताइएगा कि जिसका आप 1 लाख रुपया मांग रहे हैं इसका वजन क्या है? इसका वजन तकरीबन 25-30 किलो। इसका 25-30 किलो है जी। अच्छा ये 1 लाख रुपया आप किस मत में मांग रहे हैं कि 25-30? महंगाई का दौर है, 3,000 पहले पिछले साल थी गंदम, इस साल 6,000 गंदम खरीदी है हमने। तो 6,000 तो अभी हुई है, 2 महीने हुए हैं। 2 महीने पिछले शहर सर्दियों की है। नहीं आप देखें ना 6,000 अगर आप कहते हैं तो मार्केट में भी इस वक्त 4,500 और 5,000 में मिल रही है, वो भी पिछले 2 से 3 माह में हुई है, अभी नहीं हुई। अभी अगर बात करें तो पिछला 1 साल जिसमें आपने इनको पाला है, पूरा साल इनकी आपने देखभाल की है, उसकी अगर बात की जाए तो पहले 2,000-3,000 थी, और 6,000 तो अब 2 महीने पहले आके रेट हो रहा है, वो भी नई गंदम जब आई है तो 6-7 महीने हो गए। अपने खाने के लिए मुश्किल थे, हमने पूरी किया तो बकरों को क्या खिलाएं। शबीर ये छोड़ें, इनसे फाइनल भाव-ताव करें, हो सकता है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम भी खरीदारी कर लें। इनसे ये पूछें कि फाइनल कितने में देंगे बकरा? गया दिल पसंद है, और उनके 4.5 और 3.5 लाख रुपए रेट भी रखा गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आए हुए उनसे बात करते हैं। शबीर को मेरे ख्याल से हमारी आवाज नहीं आ रही। हम जिले जंग से आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बकरे लेकर आए हैं जी? तो क्या सूरत हाल है, आपको यहाँ पर कस्टमर आ रहा है? बस गुजारा है। हाँ जी। तो क्या आप कहेंगे कि इस वक्त आपके पास जो जानवर हैं उनकी कीमतें पिछले साल की निस्बत किस हद तक? अभी तो नहीं है मुझे कोई पता लगा, जिस तरह से आया हूँ इस तरह ही है। गुजार साहब अब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, आपने क्या सवाल किया मुझे सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे एक तो शोर है और आवाज कम आने की वजह से समझ नहीं आ पा रही। मैं आप बिल्कुल समझ सकता हूँ, शोर है यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि ये जिस बकरे का 1 लाख रुपया रेट लगा रहे हैं, लगाने को 10 लाख भी लगा दें, उनसे फाइनल भाव ताव करें, हो सकता है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम भी खरीदारी कर लें, हमें मार्केट जाना ही ना पड़े। उससे पूछे कि फाइनल कोई 50-60 पे देना है तो उनके साथ बहुत जरूर किया जा सकता है कि वो इसका फाइनल किस हद तक आ सकते हैं। हाँ ये इस बात पे मैं भी इत्फाक करता हूँ कि अगर ये बहुत बन जाता है तो फिर इसको आज खरीद कर लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा कि इसका आप 1 लाख मांग रहे हैं तो फाइनल किस हद तक आ सकते हैं? फाइनल 5-10 हज़ार नहीं, कितना फाइनल कर सकते हैं? 90,000। एक बात करें 80,000 या 90,000? 80,000 फाइनल हो जाएगा। 80,000 फाइनल है जी। बोलिए आपको इसका, क्योंकि आप मुझे गिफ्ट करना पड़ सकता है, मेरे एंकर हैं उन्होंने मुझे कह दिया है कि आप भाव करें, तो हो सकता है कि मुझे लेना पड़ जाए, तो मुझे बताएं फाइनल मुझे कहां तक आप? फाइनल 80 तो थल्ले नहीं होना। अगर आपको नजर आता है तो मैं आपको अभी इसका 60,000 रुपया देने नहीं 60,000 का नहीं। हाँ जी व्यापारी मामा मेवा 81,000 लाती खड़े, तेरे नाल प्यार मोहब्बत है।
मेरे नाल प्यार मोहब्बत है नहीं। प्यार मोहब्बत के साथ साथ ये भी है ना कि आप देखें मेरे साथ अगर इतना ये बंद करें, ये अगर प्यार मोहब्बत इतना आप कर रहे हैं जी, तो फिर मैं आपको इसका ठीक है शबीर आप इनसे भाव-ताव करें, हमने आगे बढ़ना है, आप भाव-ताव करें। अगर 60,000 रुपए में होता है तो ये तोहफा हम बड़ी खुशी से कबूल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया शबीर आपका, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग मवेशी मंडी से। और मवेशी मंडी की इस बकरा ईद की खूबसूरती ये भी होती है कि जो आप भाव-ताव करते हैं, सिर्फ कुर्बानी करना ही मकसूद नहीं होता, इस चीज़ का भी आप इंजॉय करते हैं कि आप वहाँ पर जाते हैं, भाव-ताव करते हैं, तो इसकी एक अपनी फेस्टिविटी होती है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और एक बार फिर से यूनान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कश्ती डूबने का, उसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अभी आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक पूरा कहना चाहिए एक गांव के बहुत ज़्यादा लोग जो कि आपस में रिश्तेदार भी थे बांडी गांव से, वो सब इस अफसोसनाक वाक़े में हलाक हुए हैं। नौजवान इस कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए हैं बांडी गांव के सिर्फ। तो पूरे गांव का इस वक्त जो सोग का समा है वहाँ पर, और एक ज़ाहिरी बात है कि एक ही गांव से, और ये सब लोग गांव में आपको पता है अजीज़ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो चौधरी सज्जाद हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी सज्जाद ये बताइएगा कि यकीनन एक ही गांव से 28 नौजवानों का जाँ बहक होना इतने अफसोसनाक हादसे के अंदर, क्या गांव का माहौल है? ये सब रिश्तेदार थे आपस में, इस गांव की ज़रा सूरत हाल के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या सानिया ये हुआ पेश हुआ। इस वक्त मैं बांडी गांव आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। मेरे बताते हुए मुझे खुद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस वक्त के 28 लोग इस गांव के, एक ही गांव के 28 लोग आपस में रिश्तेदार, कोई मामे का बेटा है, कोई चाचे का बेटा है, किसी के घर किसी की बहन है और किसी के घर चची है, और छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। बड़ी सारी उम्मीदें लेकर यहाँ से वो इटली रवाना हुए, रास्ते में सानिया पेश आ गया। इस गांव की अगर मैं सूरत हाल थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, मेरा कैमरामैन सलीम आपको ये वो बांडी गांव है। कोई इतना स्टेबलेबल और कोई वेल बना हुआ गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले ये लोग हैं। यहाँ से अपनी बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ से इस बांडी गांव से अपनी रोज़गार की तलाश में यहाँ से निकले। दूसरी बात अगर हम आपको बताते चलें कि ये कुछ यहाँ जब मैं इस बांडी गांव में मुजफ्फराबाद अपना आज़ाद कश्मीर के इस गांव में जब मैं पहुँचा तो ये बताया गया कि यहाँ से तकरीबन कोई 300 लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस गांव से जो है वो जा चुके हैं अपनी इटली की तरफ। दूसरी बात अगर हम आपको बताएं तो देखा देखी ये किया जा रहा था कि एक बंदा गया, उसके बाद फिर दूसरा अपना वो रिश्तेदार लेके गया। और मज़े की बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताते चलूँ वो ये है कि इस बांडी गांव के जो लोग हैं, वो जो एजेंट हैं, एजेंट माफिया जो है वो भी इनके ही अपने रिश्तेदार हैं। जो हम आप PNN के नाजरीन अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि ये बात इससे पहले किसी ने एक्सक्यूज़ नहीं की। हम आपसे खसूस ये बात बता रहे हैं कि इससे पहले जितने लोग भी गए हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार ही अपने ही रिश्तेदारों को पैसे लेकर आज उनको उनके बच्चों से महरूम कर दिया, उनके माँ बाप से उनसे महरूम कर दिया। उनकी मिसेज पीछे उनकी राहें ताक रही हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। वो मैं बताते हुए इस वक्त मुझे खुद इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मैं किस तरीके से आपको ये बयान करूं कि एक ही फैमिली के 28 लोग जो है वो लापता हैं। मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ। ये वो घर है, यहाँ से वो उस घर से बड़ी उम्मीद लेकर वो यहाँ से गए थे, और उम्मीदें लेकर वो कोशिश की उन्होंने कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छी तालीम दिला सकें, अपने माँ बाप को अच्छा इलाज करवा सकें, अच्छा घर बना सकें। इस घर को उन्होंने बड़ी कोशिश की, यहाँ से लेकर गए। और यहाँ देखा जाए तो एक हर आँख जो है वो अशकबार है, छोटे बच्चे से लेके फैमिलीज तक, उनकी फैमिलीज जो है वो परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो यहाँ जो लोग हैं उनको कभी किसी किस्म की अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने क्या करना है।
अभी तक ये बेचारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट अभी उनको। अच्छा सजाद, ये बताइएगा, यहाँ पर कुछ लवाहिकीन भी मौजूद हैं इन जाँ बहक होने वाले बच्चों के, तो उनमें से किसी से अगर बात हो सके, बात करें कि उनका क्या कहना है, क्या उनके जज्बात हैं, वो क्या कह रहे हैं इस अफसोसनाक हादसे पर? मैं कोशिश करता हूँ, उनके एक ब्रदर इन लॉ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो बात करना की कोशिश करें, क्योंकि उनके ऑलरेडी जब हम यहाँ पहुँचे तो वो रो रहे थे। एक समा ऐसा था जब हम यहाँ पहुँचे तो हम भी उनको देख कर रोना शुरू कर रहे, जैसे मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस भाई से कोशिश करता हूँ बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख है सर आपका, और अभी तक जो आपके लोग लापता हैं, अभी कुछ थोड़ी सी हमें उसकी डिटेल बताएं कि क्या यहाँ से वो कह के निकले, क्या ख्वाहिशात लेकर निकले, थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। जो बच्चे यहाँ से गए वो एक ख्वाब लेके गए। यहाँ इस मुल्क में गुर्बत, महंगाई और लाकानूनियत इतनी है कि यहाँ पर किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये मकान गिरवी रख के गया है, इसके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, मगर इन एजेंटों ने उसको इतने इतने बड़े ख्वाब दिखाए कि हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे बच्चे जो हैं इनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। अभी वो देखें जो उसका माजूर बाप है, बिल्कुल उस चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल मौतल करीब है। उसके छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, उसकी बेवा है, उसकी माँ है, तो इनका कौन जिम्मेदार है? इसका जी सजाद, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। सजाद बात कंटिन्यू कीजिएगा। सजाद से दोबारा रब्ता करते हैं, लेकिन आप देखें कि क्या उसके लवाहिकीन के जज्बात हैं कि जिस घर की ये वो मौजूद हैं, वो अपना पूरा घर गिरवी रखवा कर वो नौजवान वहाँ पर गया। सिर्फ हर एक ही ख्वाब था कि सुहाना मुस्तकबिल। एक गांव से अगर 28 लोग हैं और सबसे 25 लाख रुपए दिए हैं, और ये कोई पहला नहीं है। सजाद जिस तरह बता रहे थे कि उससे पहले भी तकरीबन काफ़ी लोग जा चुके हैं और उनको देखा देखी फिर इन सब लोगों को बढ़ावा मिला है। ये हमारे जो एहलियान इक़्तिदार हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो किस तरह इस तमाम तर साने से बरीउल ज़िम्मा हो सकते हैं कि आपने मुल्क के हालात वो बना दिए हैं, उनको यहाँ पर रहना ऐसे महसूस होता है जैसे वो किसी जहन्नुम में रह रहे हैं। ये हालात इस तरह के लोगों को बना दिए गए हैं कि हर शख्स इस वक्त देखिए कितना हमारा ब्रेन ड्रेन जो है वो यहाँ से निकलकर दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहा है, और सुहाना मुस्तकबिल, अच्छे ख्वाब इस मुल्क से मायूस होकर जब वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ पर एक अलग माफिया है, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। और अब देखें कि एक ही गांव से 28 अफराद, क्या वहाँ का समा होगा? इन्हें सबसे पहले जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका क्रैक डाउन करना होगा, उनको सर्टिफिकेशन देना होगा, सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर लाने होंगे, उसके बाद जाके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई ऐसा वाकया ना तो पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है, अभी हर बार क्रैक डाउन कर दिया जाएगा। सजाद हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। सजाद, वहीं से बात को प्लीज़ जारी करें। माजरत के साथ हमारे सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से रब्ता मुंतका हो गया था। दोबारा फिर उस भाई से बात कर रहे थे हम। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि इस घर को वो गिरवी रख कर गए हैं, तो मज़ीद क्या ख्वाब लेके गए इसके अलावा? वो इसके अलावा उनके ख्वाब यही थे कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बूढ़े वालदैन हैं, उसकी वालदा भी जो है वो बेवा हैं, और उन्होंने अपने जो जेठ था उससे शादी की थी दोबारा, वो भी माजूर हैं। अभी इनका और कोई भी ज़रिया माश नहीं था यहाँ पर वो छोटे मोटे उसने कारोबार करने की कोशिश की है, मगर हर चीज़ में वो नाकाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर महंगाई इतनी है कि यहाँ पर इंसान कैसे अपने 2 वक्त का वो खाना अपने बच्चों को खिला सके, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो क्या कर सके। तो यही चीज़ वो सोच के यहाँ से गया था। इसके ज़िम्मेदार जो है ना, ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर को दिया क्या है? अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हमें ये बात पता चली है कि इसमें से काफ़ी सारे आपके अपने रिलेटिव हैं, तो इसमें एजेंट जो हैं इसमें कितनी सदाकत है? जी, ये बंडली का जो इलाका है, जिस जगह के ऊपर आप इस वक्त मौजूद हैं, ये यहाँ से 23 जो लड़के हैं वो लापता हैं। अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं चल सका कि वो किधर हैं और कहाँ पर हैं, कोई पता नहीं है उनके बारे में। ना ही जो सफारत खाना है यूनान में वो इनके साथ कोई रब्ता कर रहा है या उनको कोई बता रहा है। हमारे यहाँ पर इसी बंडली के रहने वाले यूके में हैं, जर्नलिस्ट हैं वो, यूके के राजा फरियाद साहब,
वो गए हैं वहाँ पर यूनान में और उन्होंने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। बाकी मतलब ये तमाम लोग जो हैं अभी पाकिस्तान एम्बेसी इन लोगों के साथ ताउन नहीं कर रही है, ये भी गिले शिकवे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे और जिस घर के एक ही ख़ानदान के लोग गए हैं उस घर में मौजूद थे और वहाँ के लवाहिकीन से गुफ्तगू कर रहे थे। दिल खराश मनाजिर है। अब जैसे उसकी उस लड़के की अपाहिज माँ है, पता नहीं किस तरह से जोड़ के सारी जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के घर पूरा गिरवी रख कर उसके बाद बदले में जब उसकी मैयत घर आएगी, वैसे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैयत आती भी है या नहीं है, लेकिन अलमिया इतना है कि इस पर सिवाय मातम के, सिवाय दुख और ताज़ियत के कुछ नहीं किया जा सकता। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मोटरवे जो कि जिसकी नवाज शरीफ साहब बहुत क्रेडिट लेते हैं और यकीनन बहुत आरामदेह सफ़र है, बहुत सहूलत का सफ़र है जब आप इससे सफ़र करते हैं, लेकिन अब देखने में ये आया है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से बेशुमार हादसात मोटरवे पर पेश आ रहे हैं। ख़ास तौर पे कलर कहार के जो वो मकाम है, जो वो स्टीप है जहाँ से आप उतरते हैं, वहाँ से उसकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसकी साइड डायरेक्शन या उसकी वो स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि जिससे जब गाड़ी आप जब नीचे की तरफ ढलवान की तरफ आ रहे होते हैं तो एक तो ये होता है कि उससे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक गर्म हो जाती है और उसमें ब्रेक फेल होने का खदशा होता है। इसी मकाम पर आज से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 2 दिन पहले अफसोसनाक हादसा पेश आया कलर कहार पर, जिसके नतीजे में 13 अफराद जो थे बस में जाँ बहक हुए और 31 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से बेशतर की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये हुआ वाकया ओवर स्पीडिंग की वजह से है कि ड्राइवर जो है कोई लाइसेंस उसका तो यही कहा जा रहा है ना कि ओवर स्पीडिंग इसलिए से हुई क्योंकि ब्रेक फेल हो चुकी थी। ब्रेक लगाने की कोशिश की उसने, फिर उसके बाद टायर उसका वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वो वहां पर, लेकिन उन्होंने अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उन्होंने हादसाती तौर पर ऐसे रखे होते हैं लेकिन उस मकाम पर नहीं है, हंगामी रास्ते होते हैं। लेकिन वो जो मकाम है ना, ये जो कलर कहार का, इससे पहले भी 1 साल पहले सॉल्ट रेंज पर, इससे पहले भी 1 साल पहले इसी मकाम पर यही ऐसा ही एक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में जो 3 बच्चे थे, 3 लोग थे वो ज़ख्मी हुए थे, जबकि 3 लोग जाँ बहक हुए थे, 8 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तो पिंडी भटिया के करीब, तो ये आखिर इस पर बहुत से सवालात हो रहे हैं कि क्या वजह है कि मोटरवे पर जिसको महफूज तरीन सफ़र कहा जाता है और कलर कहार का ये जो मकाम है, यहाँ पर आए रोज़ हादसात का होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। और इसके मेरा ये ख़्याल है कि आपको बिल्कुल के ड्राइविंग करते वक्त बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली और यही बात तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपको एक लाइसेंस्ड जो तरबियत के लिए कि जो ड्राइवर्स स्पेशली वो तमाम बसेस जो यहाँ पर ड्राइव करती हैं, उनका स्टाफ जो है ना वो लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए है। उनको हंगामी तौर पर ऐसी ट्रेनिंग करवानी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बाकी तमाम लोगों की ज़िंदगी भी उस एक ड्राइवर के हाथ में है जो कि बस ड्राइव कर रहा है। अब वो जब बस ड्राइव करके लेकर जा रहा है और ओवर स्पीडिंग कर रहा है या उसे मोटरवे पर ड्राइव करने का पता नहीं है, उसे ये नहीं पता इंडिकेटर कब देना है, लाइन तब्दील कैसे करनी है, अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है तो किस तरह से उसे सबसे अहम चीज़ ये है, जब आप ढलवान की तरफ उतर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे लगानी है, किस तरीके से आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है और कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए ढलवान की तरफ उतरते हुए। ये बहुत सी चीज़ें हैं, अक्सर हम देखते हैं। तो चलो फिर बड़ी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ियों पे आप देखें, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता ये लास्ट वीक में गालिबन चंद दिन पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 5 दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मोटरवे पर, सामने वीडियो बन रही थी और वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और फिर उसके बाद जब वो हादसा पेश आया और वो 5 लोग आग में यानी कि खाकसर हो गए, आग लगने से जाँ बहक हुए, गाड़ी में आग लगी और उससे वो जाँ बहक हुए। तो ये ज़्यादातर जो वाक़यात हैं, ज़्यादातर जो हादसात हैं, ये आपकी गफलत की वजह से होते हैं, क्योंकि मोटरवे पे अक्सर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और फिर जब आप तवज्जो आपकी हटती है ड्राइविंग से तो उसके बाद फिर ऐसे वाक़या जन्म लेते हैं। और फिर समटाइम ऐसा होता है कि ड्राइवर की आंख लग जाती है जब स्पेशली रात का सफ़र होता है, तो उसकी वजह से भी ये हादसा पेश आता है। फिर जो NOC है वो इन बसेस को मिलना चाहिए है, इन ड्राइवर्स को मिलना चाहिए है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयर्स हैं, उस पर पूरा उतरते हैं। और फिर जो पेट्रोलिंग यूनिट है उसको 24/7 स्टैंड बाय रहना चाहिए मोटरवे पर कि कोई भी इस तरह से वाक़या पेश आ जाए, रेस्क्यू का
अमला वहाँ पर स्टैंड बाय रहना चाहिए है कि फौरी तौर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें वहाँ पर, और स्पेशली ट्रैकर जो बस में लगा होता है ना, वो जितने भी ट्रैकर्स हैं उसकी एक्सेस मोटरवे पुलिस को भी होनी चाहिए कि मोटरवे पुलिस के पास भी वो ट्रैकर रहे और उनको पता चले कि कौन से रूट पे, कौन से ट्रैक पे, कौन सी बस मोटरवे पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मोटरवे पर हर गाड़ी को तो वैसे ही सफर करने की इजाजत नहीं होनी, आपकी पूरी मेंटेनेंस पहले देखनी चाहिए, क्योंकि बेशुमार गाड़ियां जो मोटरवे पर सफर कर रही होती हैं अक्सर तो ऐसी होती हैं जिनकी तो हालत ही नहीं होती कि वो मोटरवे पर सफ़र के काबिल हो सके। तो ये है वो मामला कि जिसका मेरा ख्याल है जिसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा ये जो गुज़िश्ता चंद बरसों से इन हादसात में बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं हज के हवाले से, सऊदी अरब में जो है वो चांद नज़र आ गया है और पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो तो साथ साथ ही ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो तो साथ साथ ही मनाते हैं और फिर सऊदी अरब से ही मशरूत होती है। तो वो तमाम लोग जो कि इस साल हज जो है वो फरीज़ा हज अदा करेंगे, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। और जिल हज का चांद नजर आने के बाद ख़ास तौर पर अब सऊदी अरब में जो है वो एक समा होगा। सऊदी वजारत हज ने कहा है कि अब तक 11 लाख के करीब जो है ना फर्जंदान इस्लाम हज के लिए पहुंच चुके हैं। कोरोना के बाद इस तरह से रौनक आबाद होना और अल्लाह के घर को इस तरह से शादोबाद देखना, तो ये भी एक अजब ही मंजर है। जब मंजर है। दोबारा से मोटरवे हादसे पर बात करेंगे और यकीनन ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, मोटरवे के हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए DIG मलिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। DIG साहब, सर ये बताइएगा सबसे पहले ये जो हादसा पेश आया है बुनियादी वजह क्या मालूम हुई है? क्या तेज़ रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया है या फिर ब्रेक फेल होने से ये हादसा पेश आया? सर सबसे पहले तो ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें लिया। मैंने तकरीबन को 8 घंटे इस हादसे के हवाले से मौके पर गुजारे और ज़ख्मियों से मैंने कुछ खुद ज़ाती तौर पर इंटरव्यू भी किए ट्रॉमा सेंटर में जाके। उन मजरूबान के बयानात के मुताबिक ये गाड़ी चलने से पहले भी कोई रावलपिंडी स्टैंड में ये लेट हुई है और इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, उस वजह से लेट हुई। और उसके अलावा फिर कलर कार सर्विस एरिया में भी इस गाड़ी ने कोई मैकेनिकल किस्म की हेल्प ली है व्हील के हवाले से। बज़ाहिर जो शवाहिद हमें नजर आए हैं, हमने CCTV वीडियोस भी देखी हैं, गाड़ी जो है वो बाकायदा जो है वहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। जिस पॉइंट से ये गाड़ी दूसरी साउथ बाउंड पे आ रही थी, लाहौर की तरफ जा रही थी और फिर बैरियर क्रॉस करके नॉर्थ बाउंड यानी इस्लामाबाद वाली सड़क पे जाके गिरी है। और अच्छा DIG साहब, बिल्कुल सर ये हादसा तो हो गया, लेकिन सर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद बरसों से मोटरवे पर हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। तो सर क्या हर गाड़ी को इजाज़त है कि उसकी मेंटेनेंस कैसी भी है वो इस काबिल है भी कि मोटरवे पर वो चल सके? और वो चलती हैं, हम बेशुमार गाड़ियाँ ऐसी देखते हैं, तो क्या सर कोई मैकेनिज्म है कौन सी गाड़ी स्क्रूटनाइज करने के बाद मोटरवे में दाखिल होगी या कोई भी गाड़ी है ईजिली उसकी जैसी भी हालत है वो मोटरवे पर सफ़र कर सकती है? जी, पहली बात तो ये कि जो आपने अपनी राय अभी इरशाद फरमाई कि जी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो अगर आप डेटा हमारा उठा के देखें तो हमने पिछले सालों के मुकाबले में हादसात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। राइट। हादसात मोटरवे पे होते रहते हैं और इसमें जो इजाफे वाली बात है इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। यस, जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस की, तो जो पाकिस्तान में व्हीकल्स की फिटनेस रजीम है उसमें मोटरवे पुलिस को सिर्फ इतना ही कानूनी इख्तियार है कि हम टोल प्लाजास पे या किसी भी पॉइंट पे एंटर होने से पहले इनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स चेक कर सके। राइट। लेकिन जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर के ऑफिस से किस तरह जारी होते हैं, गाड़ियां वाकई वहां पे फिजिकली इंस्पेक्ट होती हैं। राइट, बिल्कुल, ये तो एक प्रोसीजर आपके इदारा इख्तियार में नहीं आता है। बट सर टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या लिए गए हैं हादसात को रोकने के लिए? जी देखिए, इस मरतबा हमने एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट किस्म की पॉलिसी बनाई है जिसपे यकीनन बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो हमारे हवाले से वावेला भी करेंगी और शोर भी मचाएंगी। हमने जो शॉर्ट रेंज में तमाम
PSVs को, जिसमें सिर्फ पैसेंजर बसेस और मिनी बसेस शामिल हैं, इसमें वैगन्स वगैरह शामिल नहीं हैं, इनको हमने कॉन्वॉय सिस्टम में नीचे उतारने का बंदोबस्त किया है और उनकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ये कॉन्वॉय की सूरत में चलेंगी, इनके आगे पीछे मोटरवे पुलिस की कार्स होंगी और ये सिर्फ फर्स्ट लेन को इस्तेमाल कर सकेंगे, ये सेकंड या थर्ड लेन में नहीं आ सकेंगी। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो हमारे जो स्पीड चेकिंग कैमराज हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दी है, लेकिन इस सॉल्ट रेंज में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे स्पीड चेकिंग कैमरा या किसी भी किस्म की और गाड़ी को पार्क करना भी इंतहाई डेंजरस है। वो इसके डिज़ाइन में या इस सॉल्ट रेंज की स्लोप की वजह से ये इशू है, लेकिन इस पे इस वक्त तक हमने उसी रात से ये ऑपरेशन शुरू किया है, जिसकी इससे पहले भी बड़ी मज़ाहमत हुई, लेकिन इस मरतबा हम उसे राइट सर, बिल्कुल ठीक है और आप आगाही मुहिम चला भी रहे हैं। बट सर ये देखिए कि बाकी तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए, उनको हैवीली फाइन किया गया है, बट वहाँ पर स्पीडिंग चेक करने के लिए स्पीड कैमरास लगे होते हैं, तो ये मोटरवे पुलिस की नेग्लिजेंस नहीं है कि इस खास तौर मेक श्योर करते कि इस रेंज में स्पेशली जहाँ पर ढलवान है और वहाँ पर स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है, तो वो हमला कहाँ था इस चीज़ को मैकेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए? जी, इस पॉइंट से 2 किलोमीटर ऊपर हमारा स्पीड चेकिंग कैमरा लगा हुआ है और वो राउंड द क्लॉक काम करता है और वहाँ तक ये गाड़ी कंट्रोल से उतरी है, बिल्कुल जो भी उसकी स्पीड लिमिट है उसमें ये उतरी है। लेकिन उससे आगे मैंने अर्ज किया ना कि जो यकीनन बहुत से इकदामात ऐसे हैं जिनको करने की जरूरत है। सर वक्त की किल्लत है, आपसे इजाजत चाहेंगे और मेरा ख्याल है कि सफर को खास तौर पे जो बस ड्राइवर्स होते हैं इनकी हमें अक्सर फुर्तियां देखने में आती हैं और इनकी गफलत की वजह से जो बेशुमार लोग बस में मौजूद होते हैं वो भी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो मेक श्योर करना इस चीज़ को कि सबकी जान जो है ख़तरे में ना हो, ड्राइवर्स के हवाले से मोटरवे पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।